गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टॉपिक जो हमने करा था पार्टिकल नेचर्स ऑफ एटम्स। पार्टिकल नेचर के अंदर एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर और हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अंदर दो टाइप के बताए थे, एक तो एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का बताया था, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जो हम बात कर रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो ये जब विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 अलग अलग रंग में आ जाती हैं, जैसे कि हमें पता है विबग्योर के नाम से। पर वो कौन सा स्पेक्ट्रम है? लाइन। उनमें सारी जो रेडिएशंस हैं एक दूसरे के ऊपर मर्ज हैं। इसके बाद जो दूसरा स्पेक्ट्रम बताया था हमने, लाइन स्पेक्ट्रम। पहले वाला बेटा कंटिन्यूस था, अब सेकंड है लाइन। लाइन में क्या होता है कि जब हम किसी भी सैंपल के सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो वो क्या करता है कि कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको हीट करना बंद करते हैं तो उसी मटेरियल से अब हीट निकलती है बाहर, और अगर उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वहाँ पर जो लाइनें जो हीट उन्होंने एब्जॉर्ब करी थी उसी की रेडिएशंस हमें फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पर देखने को मिलती है। तो ये था लाइन स्पेक्ट्रम। जैसे NaCl के केस में हमने दो टाइप की येलो लाइट का जिक्र करा था, दोनों की वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस था, तो NaCl 2 टाइप ऑफ वेवलेंथ शो करता है। इसी तरह से एलिमेंट हम शो करते हैं अलग अलग टाइप के। फिर एक में ये भी आया था कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम भी आया था, हमने पढ़ा था। इसके लिए फॉर्मूला था V बार। ये V बार इक्वल टू 109,677। ये कांस्टेंट वैल्यू है, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये था। और सबसे पहले इसको बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने 1885 में इसको एक्सप्लेन करा था, हाइड्रोजन के एटम को, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को। अब ये बातें ठीक है, जब हम हाइड्रोजन के एटम्स को या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को स्पार्किंग देते हैं, मतलब चिंगारियाँ प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। अब एक्साइट होने से बेटा वो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, दूर जाएंगे। तो यहाँ पर 5 टाइप की सीरीज देखने को मिली, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट और पीफंड। यहाँ पर N1 की जो वैल्यू है, ये इनका यहाँ पर जो ये वाली सीरीज है, ये जब इलेक्ट्रॉन जब लौटते टाइम, जब एटम कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइटेड हो गए थे, जब वापस आते हैं तो ये रेडिएशंस निकालते हैं। जैसे लाइमन सीरीज में N2 की वैल्यू 2, 3 कुछ भी हो सकती हैं, पर वो N1 तक आके पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर ये N1, N2, N3, N4, ये एक तरह से उस टाइम वो नहीं बता पाया था ये चीज़ें हैं क्या। अगर हम बात करें ये ऑर्बिट भी हो सकते हैं, या ऑर्बिट मानो इनको, और दूर से इलेक्ट्रॉन या एटम अपने अपने ऑर्बिट में आके ठहरेगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो N1 में आता तो लाइमन सीरीज निकलती थी, और N2 में आता है तो बाल्मर सीरीज बोला गया। बाल्मर सीरीज में ये कलर दिखाई दे रहे, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट। और तीसरा N3 में आता तो पाशन, फिर N4 में है ब्रैकेट, और 5वें में रह जाता है तो पीफंड। तो बेटा जब ये एटम से इलेक्ट्रॉन आते हैं इस श्रेणी के अंदर, तो अलग अलग वेवलेंथ को, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आ गया, ये विजिबल लाइट में आ गया, और इंफ्रारेड। बेटा ये याद रख लेना कि कौन सा विजिबल में आया और कौन सी रेडिएशन इसमें आई, इंफ्रा में, और कौन सी UV लाइट में। ठीक है बेटा, ये वाला जो फॉर्मूला था इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अगर आ सकता है तो कभी भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन जो एटम होगा वो हाइयर से लोअर की तरफ आएगा, ये बात ध्यान देना। ऊपर से नीचे की तरफ N1 हमेशा छोटा होगा, N2 हमेशा बड़ा होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल। जब ये सारी बातें हो गई थी तो बोहर मॉडल
आया था। बोहर मॉडल जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम के ऊपर ही है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन के एटम के ऊपर ही है बोहर मॉडल। बेटा बोहर मॉडल जो नील बोहर 1913 में फर्स्ट एक्सप्लेन करा था क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम को, मतलब उसने जो ओवरऑल थ्योरी थी लाइमन बाल्मर, उसकी थ्योरी को उसने सपोर्ट करा है और बताया वाक्य में ऐसा होता है। तो बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, ये बात ध्यान देना। बोहर मॉडल किसी और एटम के लिए नहीं बना है, कीप इन माइंड। यहाँ पर इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हमने याद रखने हैं बेटा, ठीक है, इम्पोर्टेंट्स हैं ये वाले, और काफ़ी बार कंपटीशन एग्ज़ाम, हमारे फाइनल एग्ज़ाम में भी आता है बोहर मॉडल। इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथवे में घूम रहे हैं, उनकी एक फिक्स रेडियस है और एनर्जी है। मतलब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट देखने को मिले, फिक्स रेडियस और एनर्जी, दोनों ही फिक्स हैं, और इस पॉइंट को नाम दिया ऑर्बिट्स। ऑर्बिट जो है इनको स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, या क्या नाम बोलते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट्स। 3 नाम हो गए बेटा इसके, ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट या अलाउड एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। ये वाले जो ऑर्बिट्स हैं अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब सर्कुलर पाथवे में ये अरेंज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि रदरफोर्ड नहीं बता पाया था, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी में आया था कि एनर्जी निकलती है, अगर वो ऐसे निकलेगी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में होता हुआ सेंट्रो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, पर ऐसा तो नहीं होता। हमें पता है कि एटम स्टेबल है, तो इसने ये भी प्रूफ करा कि एटम जो है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं निकालेगा बेटा। तो हमें पता चला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट, इसका क्या मतलब रहेगा बेटा, लोअर टू हायर। मान लो हमारे पास जैसे सेंटर में न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स तो 9th क्लास में भी आ गए थे, के एल एम एन शेल, ये वही बताने जा रहा है अभी। जैसे के एल एम ए को लेते हैं एन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है अभी वो लोअर एनर्जी स्टेट या ऑर्बिट्स के अंदर है, स्टेशनरी स्टेट में या अलाउड एनर्जी स्टेट में है। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो ऊपर जाएगा, जब यहाँ आ जाएगा तो स्टेट पे, तो इसे बोलते हैं एक्साइटेड, फिर आगे चला जाता है तो एक्साइटेड बोलेंगे, फिर वापस लौटेगा। बात समझ आ गई। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं जाते, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर इनकी फिक्स है, जब हम एनर्जी देते तब ये बाहर निकलते हैं, नहीं तो अपनी स्टेट पे ही रहेंगे। ये बात समझ आए बेटा। पर ये वाला मॉडल सिर्फ एक ही एटम के लिए है, ओनली हाइड्रोजन के लिए, और एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन मॉडल है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात समझ आई बेटा। इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, और एक बात और बेटा, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है ना बेटा, तो एनर्जी वापस निकालता वो। जैसे यहाँ पर एनर्जी हमें देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है मान लो, तो अब वापस आएगा ना, वो लौटता हुआ इलेक्ट्रॉन भी क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, ठीक है। मतलब एक्साइट होकर वापस जब आएगा तो एनर्जी बाहर निकालेगा इलेक्ट्रॉन। तो नीचे वाली स्टेट को लोअर एनर्जी स्टेट और ऊपर वाली को हायर एनर्जी स्टेट, या आप ये कह सकते हो ऊपर वाला है एक्साइटेड स्टेट, नीचे वाला है स्टेशनरी। अब एनर्जी वैसे तो चेंज नहीं होती, एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन ए कंटिन्यूस मैनर, लगातार एनर्जी चेंज नहीं होती। सेकंड पॉइंट इसने दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशंस अकर बिटवीन 2 स्टेशनरी स्टेट्स। ये क्या कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई और एमिट हुई, वो 2 स्टेशनरी जो स्टेट के बीच में थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करवाया, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, इसको मैंने एनर्जी दी E1, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अभी इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी बाहर निकालेगा कौन सी, E2। तो ये कहता है डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब एनर्जी जो डिफरेंस ज़रूर आएगा और उस डिफरेंस को हम E2 माइनस E1 निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल एनर्जी थी E1 और फाइनल थी E2। अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी यहाँ पर E की वैल्यू अगर हम h न्यू रख दें और ये रह जाएगा E2 माइनस E1, तो हो सकता है कि हमें एनर्जी दो दे रखी हो, h की वैल्यू पता हो, फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी लगातार चेंज होगी, तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर इन एनर्जी, मतलब उनके अंदर डेल्टा E की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल क्या मिलेगी बेटा, चेंज मिलेगी। ये बात समझ आई, यहाँ पर एनर्जी चेंज मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है वैसे इसको याद रखना। ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम नाम बोलते हैं बोहर फ्रिक्वेंसी रूल, डेट इज कॉल्ड बोहर्स फ्रिक्वेंसी रूल, मतलब फाइनल में से इनिशियल घटेगा और एनर्जी का डिफरेंस आएगा। उसके बाद था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथवे में घूमता है तो बेटा क्या आता है, उसका एंगुलर मोमेंटम बनता है। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें फिजिक्स में ये आता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है तो लीनियर मोमेंटम बोलते हैं उसको, P इक्वल टू mv, ये आपने पढ़ा भी होगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथवे में है तो उसमें क्या देंगे, एंगुलर मोमेंटम। उसके लिए फॉर्मूला रहेगा I इंटू ओमेगा। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, मास और रेडियस जिसके बीच में वो घूम रहा है उनके बीच का डिस्टेंस, और ओमेगा क्या होता है v/r, ठीक है बेटा। और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस, और ये क्या है, ओमेगा। अब I की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं लीनियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। ये क्या फॉर्मूला था, I ओमेगा। I का फॉर्मूला था mr स्क्वायर और ओमेगा है v/r, एक r से एक r कट गया तो एंगुलर मोमेंटम आ गया mvr। तो अब यहाँ पर ये इसने बोहर ने एक्सप्लेन करा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथवे में घूमता तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जाता है, और उसका एंगुलर मोमेंटम जो था वो बेटा किसके बराबर था, mvr को उसने एक्सपेरिमेंटल करके एक फॉर्मूला दिया mvr इक्वल टू NH/2π। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये NH/2π, n की वैल्यू 1 2 3। अब ये n की वैल्यू जो बताने जा रहा है ये क्या, हमारी शेल्स हैं जो मैंने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है बेटा। ये n आ चुका है और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बताया, h/2π। n की वैल्यू लगातार चेंज होगी क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ शेल। जैसे हमने 9th में पढ़ा था, देखो शेल जो थी वो उनको n की वैल्यू सबको अलग अलग मिली हुई है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, हर केस में अलग अलग होगा। यहाँ k l m n, यहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 4, ये n की वैल्यू है, n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल, इनकी वैल्यू गिवन है 1 2 3। तो mvr इक्वल टू NH/2π, ये एंगुलर मोमेंटम का इसने फॉर्मूला दिया। n की वैल्यू हो सकता है कि तुमसे k शेल में पूछ ले कंपटीशन एग्जाम में, तो h/2π। हो सकता है कि l शेल के लिए पूछ ले, n की वैल्यू कितनी है 2, तो mvr इक्वल टू 2h/2π। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो mvr किसके बराबर आ गया बेटा, h/π के। बेटा ये निकाल लोगे ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। m के लिए n की वैल्यू क्या है 3, तो mvr इक्वल टू 3h/2π। तो ये वाली वैल्यू रहेंगी, तो ये वाली बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो n की वैल्यू 1 2 3 थी, n को एक और नाम दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, और बस अभी याद रखना कि n क्या यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब
जो रेडियस थी स्टेशनरी स्टेट, अगर कोई लोअर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, R इक्वल टू एन का स्केयर ए नोट, R इक्वल टू एन स्केयर ए नोट। एन क्या नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 1 2 3 4 ये वैल्यू रहेगी। ए क्या है, ए को हम बोलते हैं बोहर ऑर्बिट, ये बोहर ऑर्बिट, ये इसकी वैल्यू थी 52.9 पिकोमीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है बेटा, अगर हम एन के लिए 1 पुट करते हैं तो रेडियस जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है, जैसे मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है, यहाँ पर इन दोनों का डिस्टेंस कितना बताया, एन का स्केयर आर। ठीक है बेटा, एन के लिए क्या 1, आर कितना बताया 52.9 पिकोमीटर। तो ये हो गया ना 52.9, इसका आंसर आ गया। फर्स्ट रेडियस जो इलेक्ट्रॉन की है लोअर स्टेट में, एनर्जी स्टेट में, वो क्या रहेगी 52.9। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता चला जाएगा ना बेटा, तो एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आर रेडियस निकालनी है आपने। अब यहाँ पर एन की वैल्यू मान लो 2 पुट करते हैं तो एन का स्केयर कितना है, 2 का स्केयर हो गया 4 गुना में 52.9। जितनी मल्टीप्लाई कर देना पिकोमीटर तो रेडियस क्या होगी, बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, किसी और एटम के लिए नहीं है। मैं बार बार याद दिलवा रहा हूँ, ये फॉर्मूले सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जुड़ी हुई है इलेक्ट्रॉन के साथ, वो है एनर्जी। एनर्जी इन स्टेशनरी स्टेट्स, इसके लिए फर्दर एक फॉर्मूला निकाला गया है एनर्जी के लिए, वो डायरेक्टली आपने याद रखना है। एक्सप्रेशन तो हमारी इस बुक में नहीं दे रखी, ना हमें करने की ज़रूरत है, हायर लेवल के टॉपिक रहेंगे वो। ई एन माइनस आर एच बाई में 1 बाई एन का स्केयर। आर एच क्या है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है जो 109/670 लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम में आई थी। वैसे ये आर की वैल्यू थी रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अलग है यहाँ पर। इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है कि 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। ये एन हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, अब जितना छोटा लेवल होगा एन का उतना वो ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा, और जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। जैसे 1 स्टेट में 2.18 × 10 की पावर माइनस 18 आ गया। ठीक है बेटा, एन के लोग 2 पुट करते हो तो 2 का स्केयर 4 से डिवाइड कर दो। ये जो माइनस का साइन अब क्यों आ रहा है, क्वेश्चन तो हमारा ये भी होगा, ये बात ध्यान देना बेटा। एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती, एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती, पर यहाँ पर एनर्जी के आगे माइनस का साइन ये दिया जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जिस भी शेल में है तो वहाँ से अगर एनर्जी निकालेगा तो इतनी एनर्जी निकालेगा। माइनस का साइन सिर्फ हमें बताता है कि एनर्जी निकल सकती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा। यहाँ लिखा हुआ है कि नेगेटिव साइन जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम लोअर देन एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए रेस्ट, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ माइनस का साइन हमें ये बताता है कि यहाँ पर इतनी एनर्जी निकल सकती है, एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो भी माइनस का साइन आया, नहीं तो माइनस का साइन नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान देना कि एनर्जी कैन बी रिलीज। ठीक है, अब उसके बाद जो बहुत में कुछ 1 2 पॉइंट और भी दिए यहाँ पर। कहता है इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, अगर हो जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर हो जाए, एनर्जी टेकन एज 0। अब माइनस की जो वैल्यू थी लगातार 0 होती चली जाएगी जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के प्रभाव से दूर हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन इस सिचुएशन में जुड़ा होता है स्टेशनरी स्टेट, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इन्फिनिटी मानी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और एटम आयनाइज हो चुका है। इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस और जो अगर ऑर्बिट में है तो एनर्जी इमिटेड और एनर्जी क्या होती है, लोअर, बाहर निकलती है और धीरे धीरे कम होती चली जाती है। डेट्स द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन इक्वेशन, मतलब इसीलिए नेगेटिव साइन आया था क्योंकि एनर्जी क्या निकलती है बेटा, बाहर निकलती है।
अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी रिलेटेड टू द रेफरेंस स्टेट ऑफ जीरो एनर्जी एंड एन इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहती है, इन्फिनिटी वाले की या इसकी। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ती है। अब बोर थ्योरी इसको अप्लाई करते हैं आयंस कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अब पता चला कि हाइड्रोजन जैसे एटम जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए भी ये अप्लाई की जा सकती है। जैसे मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, H एटम के लिए, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव के लिए, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। इन तीनों के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन कितना है 1। हीलियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है, लिथियम ने 2 कर रखे हैं, तो इन तीनों के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन वाला जो सिस्टम बनेगा, या बेरिलियम भी ले सकते हो, तो ये वाले बोर मॉडल की थ्योरी एप्लीकेबल होंगी। बस फॉर्मूलों में थोड़ा सा डिफरेंस किया जाएगा, रेडियस में और एनर्जी में, हम उन्हीं को देखते हैं। देखो अगर हम एनर्जी की बात करते हैं -2.18 × 10⁻18 बाई में n1 का स्केयर था पीछे। अब यहाँ क्या था बेटा n/n1 n का स्केयर। यहाँ पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम आ जाए हीलियम लिथियम इनके लिए, तो बेटा यहाँ पर जेड की वैल्यू लगा देनी है। जेड क्या यहाँ पर एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी आ जाएगा। अगर रेडियस की बात करते हैं तो r n = कितना था 52/9 × n का स्केयर, नीचे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। जेड क्या एटॉमिक नंबर, यहाँ ऊपर जेड का स्केयर रहेगा, यहाँ नीचे ओनली जेड रहेगा। ये कब लगाना है, जब हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव, सो ऑन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम के लिए ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। यहाँ तक समझ आई बच्चों। तो ये बोर मॉडल्स के कुछ पोस्टुलेट्स हमने बताए हैं, इनको अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ रहा है, इट आल्सो पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स के अंदर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट की जा सकती है। पर यहाँ पर प्रिसाइज इक्वेशन इन नॉट गिवन हेयर, यहाँ पर इसकी फॉर्मूला गिवन नहीं है। फॉर्मूला हमें दूसरी किताब के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है, अदर किताब से मिल सकता है कि इसकी v निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने बोर मॉडल अच्छी तरह तैयार करना बेटा, हर एक पॉइंट्स, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।